नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फरीदाबाद वार्ड 36 में और हमारे साथ मौजूद हैं सचिन महेश्वरी जी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं नगर निगम चुनाव से। तो आखिर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ इन्होंने राजनीति को क्यों चूज़ किया, और राजनीति चूज़ तो करी तो किसी पार्टी को चूज़ ना करके निर्दलीय उन्होंने क्यों आना स्वीकार किया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू। सर, सुना है आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन होने के बावजूद भी आपने राजनीति में आना चूज़ किया। राजनीति में आने के लिए आपके पास कई सारी पार्टियां थी, उन सबको छोड़ के आपने निर्दलीय ही आना क्यों शुरू किया? देखिए, अपनी विचारधारा मोदी जी और योगी जी से मिलती है। मतलब उनके काम ही फॉलो करता हूँ मैं तो। और बीजेपी से टिकट मिलना मुश्किल है, इसलिए इंडिपेंडेंट आना मैंने। सर, आप बिजनेस करते हैं तो राजनीति के लिए वक्त कैसे निकालेंगे? बिजनेस, आज की डेट में बिजनेस जो मोदी सरकार ने इतना इजी कर दिया है कि उसमें सब चीज़ें जीएसटी के ऊपर हैं। जीएसटी के ऊपर बिलिंग है, जीएसटी के ऊपर इन है, जीएसटी से ही आउट है। तो टीम है ऑफिस में जो काम करते हैं, तो मेरे पास काफ़ी समय होता है, इसी वजह से मैंने ये काम को चुना है। मतलब आने का सोचा है कि मैं आके कुछ करूं समाज के लिए भी। सर, फरीदाबाद में देखा है हमने कि आम आदमी पार्टी की आंधी है और बीजेपी कहीं कम नहीं है, तो ऐसे में निर्दलीय आना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सबसे पहले आज की डेट में कैंडिडेट को चुनते हैं कि कैंडिडेट कौन है, उन्होंने क्या किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एसआरएस रॉयल हिल्स में 2 साल एज अ प्रेसिडेंट मैंने काम किया है। मेरे काम को लोगों ने कितना सराहा है ये मुझे आगे भी पता चलेगा। और अभी तो मुझे मतलब पूरे अपना जो एरिया है वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी पार्टी से ही लड़ना ज़रूरी है। आप काम कीजिए तो आप पार्टी से लड़िए, बिना पार्टी से आपको सक्सेस मिलेगी। सर, फरीदाबाद में जो एनसीएफ है उस पर भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग भी सब लोग एक तरह से ही हम सब लोग न्यूज़पेपर और इन सब के माध्यम से सब सुन रहे हैं कि ये इतने घोटाले हुए हैं, इन सब की जांच भी चल रही है। तो गलत हुआ है और जांच अच्छे से होनी चाहिए, और जो भी दोषी इसमें पाए जाएं उनके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो अगर उन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस गवर्नमेंट को दिए हैं तो मेरा मानना तो है कि सबसे पहले वो सारे फाइनेंशियल लॉसेस उनसे रिकवर होने चाहिए। जैसे आज की डेट में एक ट्रेंड चेंज हुआ है, हम देखते हैं यूपी में, सुनते हैं मीडिया के माध्यम से कि जो लोग सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे रिकवरी का एक मॉडल आ गया है। तो सेम वे में घोटालों में भी जब तक फाइनेंशियल रिकवरी का मॉडल पूरी तरीके से मजबूत नहीं होगा, इन लोगों को कभी डर नहीं बैठेगा कि नुकसान कर दें सरकार का और आराम से घूमते रहें। तो जब तक ये डर नहीं बैठेगा कि उनको सज़ा भी मिलेगी, साथ में उनसे सारी फाइनेंशियल रिकवरी भी की जाएगी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया आप 2 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं सोसाइटी के, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे आप लोग जूझ रहे हैं? देखिए, सोसाइटी में कुछ समस्याएं, सोसाइटियों में, सभी सोसाइटियों में अलग अलग हैं और कुछ समस्याएं कॉमन हैं। आप देखेंगे, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग भी बाहर से आए हैं, तो जिस सड़क से आए हैं ना उस सड़क में लाइटें जल रही हैं, उस सड़क में गड्ढे कितने हैं, वहाँ पे रास्ते कितने कंजेस्टेड हैं, जहाँ पे लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं उनको कोई बताने वाला नहीं है, रोक टोक नहीं है। उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो सबकी कॉमन समस्याएं। और अगर सोसाइटी की इंडिविजुअल समस्याएं की बात करें तो हमारी सोसाइटी की तो पिछले 4 साल से हमेशा चर्चा में है कि सब लोगों ने अपनी टैक्स पेड मनी से पैसा दिया हुआ है, सारे टैक्सेस पे किए हुए हैं। और रजिस्ट्री की बात आई तो बिल्डर रजिस्ट्री नहीं की बिल्डर ने, और सरकार भी हम ही लोगों को हरास कर रही है। कभी ईडी आ जाता है डिपार्टमेंट, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, कभी बैंक आ जाता है। मतलब सभी लोग हमारे ऊपर ही, मतलब हम सभी रेजिडेंट को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी रिकवरी जो उनको बिल्डर से लेनी चाहिए वहाँ रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। सर, हमने सुना है कि सोसाइटी के अंदर सीवरेज की प्रॉब्लम है, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, और अगर जनरेटर की बात करें कि लाइट जनरेटर से आती है तो काफ़ी महंगा उनको जनरेटर से पड़ता है, तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? जी, इसमें मेरा एक सोचना अलग है कि
सबसे पहले हम सब लोग पर्यावरण की बहुत बात करते हैं। हम सब कहते हैं कि हम सबको स्वस्थ होना सबसे पहले ज़रूरी है। पर्यावरण की बात करें तो हमारे जितने भी डीजी सेट चलते हैं, हर साल एनजीटी आती है, जब एक समय आता है सब डीजीज़ को बंद कर दो। उनकी स्टडी ही नहीं है कि आप एक बात बताओ, मैं मेरे घर में हूँ, आप अपने घर में हैं, लाइट नहीं आएगी तो कैसे रहेंगे। अब डीजी सेट्स रखे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं आपने ही अप्रूवल दिए हुए हैं, आप ही उनको बंद करा देते हो। तो ये कौन सी पहले आप अपने अंदर एक कैलकुलेशन तो करो। आप 24 घंटे लाइट दो, कौन डीजी चलाएगा। नॉर्मल लाइट सबको 5 से 6 रुपये पर यूनिट पड़ती है, डीजी में वही लाइट 25 से 30 रुपये पड़ती है। तो आप बताइए कि कौन आदमी डीजी चलाने में खुश होगा। आप लाइट पूरी नहीं दे पा रहे हो, तब मजबूरी में वो चलाना पड़ता है। तो सरकार को ये लोगों को आश्वस्त करना चाहिए और सरकार को लोगों तक 24 घंटे जो एक संकल्प लिया हुआ है मोदी सरकार ने, उसको पूरा करने में अपना पूरा जान लगाना चाहिए कि 24 घंटे सबको लाइट मिले। लाइट मिलेगी तो डीजी नहीं चलेंगे, पर्यावरण का इशू सॉल्व होता है। डीजीस नहीं चलते हैं तो लोगों को वो महंगी बिजली भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो सर क्या लगता है आपको, सोसाइटी के वोटों से आप जीत जाएंगे इलेक्शन? देखिए, काम जब कोई भी इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट आता है तो मेरा मानना ये है कि जितने भी वोट उस एरिया में आते हैं, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे वो सेक्टर से हो, चाहे वो बस्ती से हो, कहीं से हो, सभी की बराबर वेटेज है। सभी जगह काम होने चाहिए और सभी जगह आपको बराबर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सर सोसाइटी की जो मूलभूत समस्याएं आपने बताई अभी हैं सोसाइटी में, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सरकार को या बिल्डर को? देखिए, मैं 2 साल सोसाइटी में एज अ प्रेसिडेंट मैंने काम किया है, तो मैंने उन सभी समस्याओं को बड़े नज़दीकी से समझा है। तो बिल्डर की कमियां तो हैं, लेकिन बिल्डर की कमियों को जो पूरी तरीके से जो उस पर अंकुश लगा सकता है वो तो सरकार लगा सकती है। सारे अप्रूवल सरकार के हाथ में होते हैं, अधिकारियों के हाथ में होते हैं। आप उनको अप्रूवल, और सरकार ने, ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर गलत है, प्रोसीजर सारे अच्छे हैं, लेकिन प्रोसीजर बाईपास कब हो जाते हैं ये नहीं पता चलता। और जो अधिकारी उनको बाईपास करते हैं उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती। आप देखिए कि एक एनओसी मिलती हैं, अलग अलग तरह की कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये सब जब मूलभूत सुविधाएं कंप्लीट नहीं है सोसाइटी में तो वो सब कैसे मिल जाते हैं, ये कौन देखेगा। सर आप जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, तो जो मूलभूत सुविधाएं सोसाइटी में नहीं हैं, जिसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एज ए पार्षद बनने के बाद ये सब समस्याएं दूर कर पाएंगे? पार्षद का पद बहुत छोटा नहीं हो गया इन सब? नहीं, देखिए, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया गया पद है। इसमें इसकी गाइडलाइंस हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं सोसाइटी के लोगों की, बाकी सोसाइटी के बाकी जितने भी लोग आते हैं उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं उनको सुलझाने के लिए पार्षद ही हैं। आप अगर सड़क की बात करें, लाइट की बात करें, तो ये सब जगह पे, और ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये तो हमेशा से पार्षद ही सुलझाते हुए आए हैं, तो पार्षद ही सुलझाते हैं ये सब समस्याओं को। सर सुना है आजकल सोसाइटियों में घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको कोई भी घटना होती है उसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, उनके पीछे के कारण क्या है। अगर हम कारणों को पकड़ लेंगे तो शायद हम उन घटनाओं को कम कर पाएंगे। सर चलते चलते आपसे आखिरी सवाल जो इस देश के ऊपर है, आप राजनीति में हैं तो शायद आपको भी पता होगा कि बीजेपी जो हमारी जो मोदी सरकार है, उन्होंने एक योजना निकाली है, अग्निपथ योजना, जिससे देश का युवा जो भड़का हुआ है और रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहा है, तो आपकी नज़र में वो सही है या गलत है? देखिए, मेरी नज़र में वो बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी चीज़ का विरोध करना है, विरोध करने का एक तरीका होता है। आप विरोध सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, आप शांति के तरीके से आप विरोध कहीं पर भी कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जो भी अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़, एक आप किसी भी चीज़ के लिए एक परसेंटेज देखनी होती है कि अगर हम एक 100% का जो हमारा पूरा मतलब जो अगर हम पूरी कम्युनिटी की बात करें तो उसमें अगर 1% विरोध में और 99% सपोर्ट में, तो हमें ये देखना होगा ना कि हमें मेजोरिटी के साथ जाना होगा। कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं बन सकती जिसके साथ में 100% लोग एग्री करेंगे। सर अग्निपथ योजना के आप पक्ष में हैं? जी, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पूरा पक्ष में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 साल में जितने भी युवा इस योजना में जाके वापस आएंगे समाज के अंदर, वो अनुशासित होंगे,
वो एक उनके पास में फाइनेंशियल बैकअप होगा जिससे वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो जिस भी एरिया में काम करने के लिए जाएंगे वो एक बेहतर नागरिक भी होंगे, बेहतर एक मतलब एक कंप्लीट मैन होंगे वो, मतलब उनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी हम लोग भी बिजनेस करते हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मुझे अगर सिलेक्शन करना हो इंटरव्यू में, तो मेरे लिए तो इजी है ना कि मैं एक ऐसे बंदे को लूँ जो एक अनुशासित बंदा है, जो सीरियस है। तो मेरे हिसाब से तो ये योजना एकदम ठीक है। लेकिन सर इस योजना में एक दिक्कत सबसे बड़ी जो सुनाई में आ रही है वो ये है कि 17 से 21 साल में इसकी उम्र है, 24 साल में बंदा रिटायर हो जाएगा वहाँ से। तो 17 साल का बच्चा सिर्फ 12वीं पास किया हुआ होता है, और किसी भी जॉब में आप अगर कंप्लीट उतर रहे हो तो कोई भी बंदा BA पास या उससे अबव क्वालिफिकेशन मांगता है, तो सिर्फ 12th पास को अच्छी जॉब कैसे मिल जाएगी? देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो जो एज वाली बात की आपने, अभी फ़िलहाल सरकार ने कई सारे अमेंडमेंट्स भी किए हैं। उन्होंने लोगों को ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा उन्होंने सिर्फ अपना थोप दिया है, उन्होंने बहुत सारे जो लोगों के प्रस्ताव आए हैं उनको सुना भी है और उनको अमेंडमेंट्स भी किए हैं। तो एज वाला अमेंडमेंट उन्होंने किया है। साथ में जो आप कह रहे हो कि 12th के बाद में 12th क्लास की एजुकेशन एक अपने आप में एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होती है अगर बच्चा सीरियसली कर रहा है, और उसके साथ में भी पढ़ाई कहीं रुकती नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि अग्निवीर या जो भी इस योजना का लाभ उठाएंगे बच्चे, उनको वो पढ़ नहीं सकते। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं और उसके साथ साथ वो पढ़ाई करते हैं। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। सर जॉब के साथ पढ़ाई करना आसान है, लेकिन 4 साल जिस चीज़ फील्ड में वो जा रहे हैं वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि 8-8, 9-9, 10-10 घंटे आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है। इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद क्या इतना टाइम मिलेगा कि बच्चा पढ़ ले? देखिए पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ में वो है अनुशासन। अगर बच्चा अनुशासित हो गया और उसके पास एक बैकअप हो गया, आने के बाद में भी पढ़ाई कर सकता है, जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। हमने कितने माध्यम से सुना है कि कितनी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इसके लिए ऑलरेडी एक ऑफर्स बच्चों के लिए दे दिए हैं। कितने प्राइवेट कंपनियों ने, इवन मैंने कितने बड़े ग्रुप्स के, यूनिलीवर के CEO का एक मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स ने लिख दिया है कि वो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। बच्चे वहाँ पे आके उसके साथ में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और राइट इंडिया प्लस पर इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस